ओके तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज अपन। मैंने कहा था कि 16 अक्टूबर का पेपर मैं अपलोड करूंगा, तो आज 16 अक्टूबर के क्वेश्चंस जो कलेक्ट हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस कलेक्ट हुए वो सारी क्वेश्चंस मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा बहुत, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अपने को सिर्फ पैटर्न पता हो जाता है कि कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं आज की कौन से क्वेश्चंस थे। तो दो टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे अपने को मिले हैं, एक प्रोफेशनल के लिए और एक मैथ्स मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिले हैं। वो क्वेश्चंस अपन यहाँ पे देखेंगे, और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके बाद ही अपलोड करूंगा उसका वीडियो बनने का, क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा कलेक्शन में ही गया है। ओके, तो जैसे ही वो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, वो भी अपलोड करूंगा, और उसके बाद क्वांटिटी के आज ही अपलोड करूंगा। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर ही है कि विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू के लिए IAS 18 का यूज करते हैं, अभी जो रिप्लेस हुआ है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की तरफ IFRS 15 का अपन यूज करते हैं। ओके, सेकंड, विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज्यूम दैट द मोस्ट रिसेंट आइटम एडेड टू द इन्वेंट्री आर सोल्ड फर्स्ट। द लास्ट इन फर्स्ट आउट अपन यूज करते हैं। ये कल क्वेश्चंस मैंने बताया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट का। ओके, तो यही क्वेश्चंस जो होता है वो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मतलब जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्टिंग होती है उसके लिए डिफाइन होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, under which section of the Income Tax Act 1961 can be individual claim deduction from the contribution to the pension fund। मतलब contribution of pension fund किस एक्ट के इससे डिडक्ट होता है, तो वो होता है सेक्शन 80CCC जो होता है। उसके ऊपर क्या होता है, वो स्पेसिफिक एक लिमिट रहती है, उसके ऊपर क्या करता है, वो एग्जाम करता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो 80C भी उसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेशियो इज यूज्ड टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी रिलेटेड टू इट्स इक्विटी। तो अगर कोई भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अगर रेशियो निकालना है तो उसके लिए अपन रिटर्न ऑन इक्विटी का यूज करते हैं। अपन ने कल ही देखा था रिटर्न ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, in the audit process which type of audit evidence is obtained directly by the auditor and is considered highly reliable। तो उसका आंसर है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ओके, जो ऑडिटर होता है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन डिफाइन करता है, जो थर्ड पार्टी है इंडिपेंडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंडक्टिंग अ वेरिएंस एनालिसिस ड्यूरिंग द बजटिंग। तो बजटिंग का वेरिएंस एनालिसिस प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद द बजटेड फिगर एंड आइडेंटिफाई डेविएशंस। मतलब जो भी बजट फिगर्स रहता है उसको क्या करता है, वो कंपेयर करता है एक्चुअल रिजल्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन, which accounting concept ensure that business recognize expenses in the same period as the revenue they help generate। तो मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल क्या करता है, जो भी सेम जो अकाउंटिंग साइकिल रहती है उसमें वो जनरेट होता है और एक्यूरेट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्टिंग शो करता है, उसको बोलते हैं अपन मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट एट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर अ कंपनी व्हेन इट इशू अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मतलब DDT अंडर इंडियन टैक्स लॉ प्रायर टू इट्स। नेक्स्ट, तो उसका आंसर क्या है, द टैक्स इज बर्न बाय द कंपनी एंड इट्स नॉट डिडक्टेबल। मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली DTT जो होता है वो कंपनी पेड करती है और ये डिडक्टेबल नहीं होता है टैक्स पर्पस के हिसाब से। ओके, इसलिए रिड्यूस टैक्सेबल इनकम अपन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। ओके, मींस इनडायरेक्टली जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको ही IRR बोलते हैं अपन। तो ये क्या होता है कि ये एक NPV मतलब जो अपना इनिशियल वैल्यू रहता है, इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, उसको डिफाइन करता है। ओके, तो ये एक यूज होता है कैपिटल बजटिंग के लिए। मतलब कैपिटल बजटिंग अगर यूज करना है तो उसके लिए अपन NPV का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 10th question, in consolidated financial statement which method is used to account for investment in associate। तो इक्विटी मेथड, इक्विटी मेथड जो होती है वो क्या होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है इन्वेस्टर का जो शेयर्स होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है। ओके, these are recorded of the cost and crying amount in adjust to the investor share। ओके, नेक्स्ट 11th question, when calculating diluted earning per share मतलब EPS earning per share which of the following must be considered। तो पोटेंशियल शेयर फॉर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और स्टॉक ऑप्शन मतलब जो भी डायल्यूटेड स्टेक होता है, मतलब EPS अर्निंग पर शेयर्स जो बोलते हैं वो क्या होता है कि स्टॉक ऑप्शन के ऊपर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के ऊपर।
ओके नेक्स्ट 12th, इन एन ऑडिटिंग कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी। कंट्रोल एक्टिविटी मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, मतलब जो भी डिफाइन होता है, जो भी रिस्क होते हैं, फ्रॉड होते हैं, एरर्स होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको क्या करना है, सेग्रीगेट करता है अलग अलग फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं अपन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 13, which type of financial instrument allows a company to sell a stock at a specific price but not obligate it to do so? तो इसका ऑप्शन है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या करता है, gives the holder to the right but not obligation to sell an asset at a specific price within the certain time frame, which can be used for hedging। hedging के लिए अपन यूज करते हैं पुट ऑप्शन का। ओके ये एक शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है कि शेयर होल्डर्स इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा जो शेयर्स पे यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज अ ऑपरेटिंग कैश फ्लो अंडर IAS 7? तो इसलिए है सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है और जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस रहता है उसके ऊपर काम आता है। ओके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, व्हेन कंडक्टिंग एन ऑडिट which of the following technique provide auditor with direct physical evidence? तो ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी ऑडिटर होता है वो टेक्निकल प्रोवाइड ऑडिटर क्या करता है, डायरेक्ट फिजिकल एविडेंस मतलब इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करता है। ओके फिजिकल एविडेंस इनडायरेक्टली उसका क्या है, ऑब्जर्वेशन रहता है जो भी इन्वेंट्री काउंटिंग होती है उसके ऊपर। ओके तो वो प्रोसीजर को फॉलो करता है। नेक्स्ट 16, in capital budgeting which of the following reflect the time it take to recover the initial investment of the project? तो पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड जो होता है वो कैश फ्लो फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है जो हेल्पिंग करता है असेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके वो होता है पे बैक पीरियड। नेक्स्ट 17, इन विच सिनेरियो वुड अ कंपनी यूज टू बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? तो बैंक रिकंसिलेशन ये शायद हमने कल या परसों भी देखे थे। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है, टू एंश्योर दैट इट्स कैश बुक मैच द बैंक रिकॉर्ड। ओके मतलब जो भी बैंक रिकॉर्ड्स रहता है और जो अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स रहते हैं उसको मैच करने के लिए अपन यूज करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। नेक्स्ट रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगा, अभी इसके बाद ही अपलोड करूंगा। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं, मतलब इनडायरेक्टली जो भी क्वेश्चंस मतलब अप्रोक्सीमेट आ सकते हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वहां पे अपन ने सभी क्वेश्चंस को डिफाइन कर चुके हैं। ओके मतलब 1 बाय 1 आप भी प्रैक्टिस करोगे तो कल का पेपर इनडायरेक्टली आपका अच्छा ही जाएगा उसके ऊपर से। ओके वो मस्ट वॉच कीजिएगा। तो थर्ड सेक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी एप्टिट्यूड के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशंस मिला है यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने देखो सिंप्लीफाई में डायरेक्ट आंसर भी दे दिया और एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, तो आप इसको सॉल्व करना। ओके मैं तो अभी सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट और 2 वीडियोस बनाना है। तो प्लीज आप इसको सॉल्व करना। ओके फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का आया था कि हर इसमें सिंप्लीफिकेशन आएगा ही आएगा, तो बॉडमास का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है हर बार। ओके बॉडमास के फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड रहेगा सारी चीज। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, अ स्टूडेंट स्कोर 70% इन मैथमेटिक्स, 80% इन साइंस एंड 60% इन इंग्लिश। If maximum mark for the each subject are 100, what is the average percentage of mark obtained by the student? तो अभी यहाँ पे 3 अपने को सब्जेक्ट्स दिए हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश। ओके उनके परसेंटेज स्कोर दिए हैं और मैक्सिमम मार्क्स दिए अपने को 100, तो एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क अपने को निकालना है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स का फॉर्मूला अपने को लगा है कि टोटल मार्क्स अगर एज्यूम करते हैं तो अपने पास 70, 85 और 60 है, क्योंकि आउट ऑफ कितना मैक्सिमम मार्क्स कितना है उसका 100 है, तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब 300 हो गया और एवरेज परसेंटेज का फॉर्मूला मतलब जो भी टोटल ऑप्टेन मार्क्स है डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, तो अपने को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एवरेज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। ओके ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आए हैं, इससे लेवल भी थोड़ा ऊपर के क्वेश्चंस आए, लेकिन कैंडिडेट्स कुछ बता नहीं पाए एग्जैक्टली। ओके थर्ड, a vendor buy 30 kg of apple at rupees 60 per kg. He sell 20 kg of apple at profit of 25% and the rest at a loss of 10%. What is the overall profit or loss percentage? Okay, तो next question है fourth. The age of A, B and C are in the ratio 3:5:7. If the total age of A, B and C is 150 years, what is the age of A, B and C respectively? Okay. तो यहाँ पे देखो एक 3 रेशियो दिया है 3:5:7 का, और उसका टोटल एज दिया है अपने को कितना दिया है 150। तो इन तीनों की क्या करना है अपने को, इनडायरेक्टली एडिशन करना है। जो भी एडिशन आएंगे 150 को डिवाइड करना है वो एडिशन से, मतलब इनडायरेक्टली देखो यहाँ पे
15 आया है, 15 मतलब 150 डिवाइड बाय 15, तो यहाँ पे आंसर कितना है 10, और जो भी 10 आंसर आएगा उसको क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करते हुए जाना है यहाँ पे जो भी रेशियो अपने को दिए। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, two trains start from the two station 150 किलोमीटर apart and move towards each other, मतलब दोनों क्या हो रही क्रॉस हो रही है, मतलब एक सेकंड एंड से एक फर्स्ट एंड से है। ट्रेन अ ट्रैवल एट 60 किलोमीटर पर आवर while ट्रेन बी ट्रैवल एट 90 किलोमीटर, when will they meet। ओके, तो यहाँ पे अपोजिट मतलब जो अपोजिट डायरेक्शंस की होती है वो रिलेटिव स्पीड में काउंट होती है, तो रिलेटिव स्पीड अपने पास कितनी है 60 प्लस 90, ये रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला है, तो टोटल स्पीड अपने हो गई 150 और टोटल डिस्टेंस कितना है 150, तो 150 डिवाइड बाय 150 मतलब 1 आवर। ओके, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 1 आवर, यहाँ पे 1.5 दिया है। ओके, नेक्स्ट 6, if A can complete a work in a 12 days and B can do the same work in 15 days, how long will it take for the both A and B to complete the work together? Means indirectly A काम complete करता है 12 days में, B काम करता है 15 days में, तो अगर दोनों कंबाइन करके अगर काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ऐसी क्वेश्चन है। ओके, ये भी क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं, आप भी सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशंस तो दिया हुआ है लेकिन फिर भी आप एक बार अपने बुक में सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे एलसीडी निकालना है, एलसीडी निकाल के इनडायरेक्टली क्या करना है यहाँ पे इनका सम करना है। ओके, तो 1/12 प्लस 1/15 इक्वल्स टू, इनका क्या निकाला अपन ने, एलसीडी निकाला है 60 प्लस 5 प्लस 9, तो 9 डिवाइड बाय 60 मतलब 3 डिवाइड बाय 20, इनडायरेक्टली 20 डिवाइड बाय 3 इनवर्स प्रोपोर्शन में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 3.67 मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 या 7 डेज इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 50। अभी प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि जो नंबर सिर्फ खुद से और 1 नंबर से डिवाइड होता है वो नंबर क्या है प्राइम नंबर है। तो 50 के पास है सिर्फ 53 एक ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर है जिसको सिर्फ 53 और 1 से ही डिवाइड होता है, बाकी कोई ऐसे नंबर नहीं है जहां पे प्राइम नंबर हो। ओके, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, इफ कंपनी इज इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो 3 ईयर के बाद क्या अमाउंट रहेगी अगर अपन कंपाउंडेड 5% एनुअली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 800 के ऊपर। तो सिंपल सा अमाउंट का फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 इंटू टी मतलब टाइम। तो पी मतलब प्रिंसिपल दिया है 800, आर दिया है अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और टाइम दिया है अपने को 3। तो फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो इसका 926 क्या आएगा आंसर। ये आप बुक में मैन्युअली करके देखिए प्लीज, मतलब कल का जो पेपर है वो आपको हैंड्स में हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फॉर्मूलेज भी थोड़े लर्न हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 9, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 25, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड एंड अनदर एवरेज बिकम 20। मतलब इनडायरेक्टली 8 नंबर है, 8 नंबर का इन्होंने एवरेज दिया अपने को 25, अगर उसमें एक नंबर एक्सक्लूड करते हैं मतलब निकाल देते हैं तो बचे कितने 7, और 7 नंबर का एवरेज कितना दिया है 20। तो इनडायरेक्टली ये सिंपल क्वेश्चन है कि 8 का एवरेज अगर 25 है तो इनडायरेक्टली 8 इंटू 25 और 7 दिया है तो 7 इंटू 20, जो भी डिफरेंस आएगा वो अपना एक्सक्लूडेड नंबर का रहेगा। ओके, नेक्स्ट 10, a cone has a radius of 3 centimeter and height 4 centimeter, what is the volume of the cone। ये शायद कल अपन ने देखा था ये क्वेश्चन। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पता है 1/3 r स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो वहां पे अपने को r दिया है 3 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो 28.26 इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाला है रीजनिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर रहने वाला है, जो मैं आज ही अपलोड करूंगा इसके बाद ही। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसके बाद ही अपलोड करूंगा, और उसके बाद ही क्यूटी का मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी पेपर मैं अपलोड करूंगा। लेकिन सिर्फ उसका सॉल्यूशंस में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है कि उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ट्राई करूँ करके, लेकिन उसका आंसर प्लस सॉल्यूशन मैं वहां पे दूंगा और प्लस एक्सप्लेन भी करके दूंगा प्रॉपरली। मतलब इनडायरेक्टली जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मतलब इनडायरेक्टली थोड़ी भी वैल्यू चेंज हुई तो क्वेश्चन चेंज हो गया, अपने को थोड़ा बहुत फॉर्मेट पता है तो उसके हिसाब से अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकालेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।